हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आई होप आप सभी को ये जो असाइनमेंट सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज है, बहुत पसंद आ रही होगी। और शुरुआत की जो दोनों असाइनमेंट्स है उनमें से आपने काफी कुछ सीखा होगा। आज थर्ड असाइनमेंट को हम सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड असाइनमेंट में मैंने आपको दिए थे डीसी मोटर्स के बहुत ही शानदार और मस्त कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया डीसी मोटर में स्टार्टर की जरूरत ही क्या है, क्यों जरूरी है स्टार्टर। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही मस्त एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो भाई, आप सबको मालूम है कि अगर मैंने एक 220 वोल्ट सप्लाई दी, मान लीजिए कोई एक 220 वोल्ट सप्लाई दी, तो जो बैक ईएमएफ होगा वो मान लीजिए लगभग 210 वोल्ट होगा, लगभग इसके आसपास होगा, थोड़ा सा कम होता है। और प्रैक्टिकली आर्मेचर रेजिस्टेंस काफी कम होता है, 0.5 ओम होता है। ठीक है सर, तो आर्मेचर करंट नॉर्मल कंडीशन में कितनी आ जाएगी सर, V माइनस ई अपॉन आर करके 20 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है सर, आ गई। अब स्टार्टिंग के टाइम पे जब मोटर शुरुआत ही नहीं हुई है तो स्पीड कितना होगा, 0 होगा। बैक ईएमएफ कितना होगा, आप सब जानते हैं बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है एन इंटू फाइव के। स्पीड 0 तो बैक ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। यही कारण है कि देखिए बैक ईएमएफ 0 हो गया तो करंट आई 220 अपॉन 0.5, क्योंकि वीटी बाय आर रह जाएगा, उसकी वजह से 440 एम्पियर करंट हो जाएगी। कहां 20 एम्पियर भाई और कहां 440 एम्पियर हो जाएगा, खेल मशीन जल जाएगी। हम इस हाई करंट को कम करने के लिए आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगाते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, मतलब डीसी मोटर में एक स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो इट हेल्प्स इन रेस्ट्रिक्टिंग द इनिशियल हाई आर्मेचर करंट, जो कि किसकी वजह से आती है, बैक ईएमएफ 0 होने की वजह से आती है। आई होप सबको ये क्वेश्चन मस्त और सही तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले क्वेश्चन में आपको डेवलप्ड टॉर्क दे रखा है और शाफ्ट टॉर्क दे रखा है। तो पहले मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूं डीसी मोटर का। देखो यार, अगर मैंने डीसी मोटर में कोई इनपुट दिया, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया, दैट इज वीटी इंटू आईएल, तो सबसे पहले करंट फ्लो करने के बाद लॉस होगा, कॉपर लॉस। फिर उसके बाद पावर डेवलप होगी, ईबी इंटू आईए। और पावर डेवलप होने के बाद मशीन घूमेगी तो रोटेशनल लॉसेस आएंगे, और उसके बाद कहीं जाके मुझे शाफ्ट पे पावर मिलेगी। तो भाई ये तो सब पावर लिखा है, आपको बस पावर की जगह रिप्लेस कर देना है टॉर्क। तो भाई देखो, डेवलप्ड पावर कितना हो जाएगा सर, डेवलप्ड पावर तो रोटेशनल लॉस प्लस शाफ्ट पावर हो जाएगा, है ना, इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉस। तो भाई डेवलप्ड टॉर्क क्या हो जाएगा इस हिसाब से, रोटेशनल लॉस वाला टॉर्क प्लस शाफ्ट टॉर्क। हाँ या ना, सही बात। तो क्या मुझे डेवलप टॉर्क मालूम है, बिल्कुल मालूम है, 106 दे रखा है, ये देखिए। क्या मुझे शाफ्ट टॉर्क भी पता है, बिल्कुल पता है, कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो रोटेशनल कितना आ जाएगा, 106 बराबर रोटेशनल प्लस 100। तो रोटेशनल टॉर्क यहां से आ गया दोस्त 100 न्यूटन मीटर, सॉरी 6 न्यूटन मीटर, सॉरी 6 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात सर। अब 6 न्यूटन मीटर आ गया, लेकिन क्या ये निकालना है, नहीं, हमें तो निकालना है आयरन एंड मैकेनिकल लॉस। तो भाई जब आपकी मोटर घूमेगी, रोटेट करेगी, तभी तो उसमें कौन से लॉस होंगे, मैकेनिकल लॉस होंगे। तो रोटेशनल लॉस हमेशा किसके बराबर होता है, आपको याद रखना है सर, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस के बराबर ही होता है, ये होता है रोटेशनल लॉस। तो फिर अगर पावर निकालना है हमें ये वाली, तो कैसे निकालते हैं, पावर होता है ओमेगा इंटू टॉर्क। ओमेगा क्या होता है, 2π/60 इंटू एन इंटू टॉर्क। समझे भाई, बिल्कुल सर। तो कितना आ जाएगा, 2π/60 इंटू स्पीड है आपकी दोस्त, कितने दे रखी है, 1000 आरपीएम पे मोटर घूम रही है, तो 1000 इंटू रोटेशनल लॉस 6, तो ये आ जाएगा 200 पाई। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां पे एक सीरीज मोटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उसकी वाइंडिंग के पैरेलल में। देखो मैं डायग्राम दिखाता हूं, देखो ये डायग्राम है, यहां पे सीरीज वाइंडिंग है आपकी, उसके पैरेलल में एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया है जिसको कि हम कह रहे हैं आर डाइवर्टर रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल टाइप का। ठीक है, ओके सर, इस टाइप का। अब करेंगे क्या, उसने क्वेश्चन में कहा है आपसे
रिड्यूसिंग द डाइवर्टर रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस को कम कर दूं, तो आप ही बताओ भाई, अगर डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए, अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देंगे तो इसमें ज्यादा करंट आएगी। जो यहां से करंट आ रही है उसमें से ज्यादा करंट आईडी में चली जाएगी और कम करंट इधर जाएगी। जो करंट यहां से आ रही थी ज्यादा करंट आईडी में, क्योंकि रेजिस्टेंस घट गया, तो कम करंट आईएसी में, तो आईएसी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल। अगर वाइंडिंग में कम करंट गया तो क्या इसका फ्लक्स भी कम हो जाना चाहिए? बिल्कुल, कम फ्लक्स डेवलप होगा। और आप सब जानते हैं डीसी मशीन में स्पीड और फ्लक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस वजह से स्पीड क्या हो जाएगी मेरे भाई? इंक्रीजेस। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई। कहीं पे दे रखा है ये? बिल्कुल, इंक्रीजेस स्पीड, डिक्रीज डिक्रीज, तो ये ऑप्शन तो गए। अब क्या कह रहा है? अब आर्मेचर करंट के बारे में पूछ रहा है। तो यार देखो कैसे सोचेंगे, आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखी है यहाँ पे आर्मेचर करंट के बारे में। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है गिवन टॉर्क। इसका क्या मतलब? टॉर्क दिया हुआ है, फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है। टॉर्क आपका क्वेश्चन में दे रखा है कांस्टेंट। समझे? ऐसे पकड़ना है आपको, यहां से पकड़ना है क्वेश्चन को, समझे? और फिर कान पकड़ के इसको पूछना है कि बता तेरा क्या करें। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के आर्मेचर करंट के। अब भाई टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट कांस्टेंट होगा। बिल्कुल सही बात। तो फिर क्या कर सकते हैं? देखिए, जो आर्मेचर करंट है वो फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और चूंकि यहां पे फ्लक्स गिर रहा है, ये देखिए, तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर डाइवर्टर रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया तो स्पीड भी इंक्रीज एंड ज्यादा करंट भी ड्रॉ होगा। तो इंक्रीजेस इज स्पीड डिमांडिंग मोर करंट। मस्त था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट मोटर। भाई ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और बार बार आता है अलग अलग एग्जाम्स में, एप्लीकेशन वाला। तो मैंने आपके लिए जबरदस्त काम किया और पूरा चार्ट तैयार कर लिया है। ये लो भाई, देख सको पूरा का पूरा देख लो। डीसी शंट मोटर के, सीरीज मोटर के, कंपाउंड मोटर के, सबके एप्लीकेशन आपको एक ही स्लाइड में मिल गए। मस्त सर, मस्त। तो देखो भाई, लेथ मशीन में, मिलिंग मशीन, मशीन टूल्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, ब्लोअर्स एंड फैंस, ड्रिलिंग मशीन्स, इन सब जगह आपकी शंट मोटर यूज होती है, डीसी शंट मोटर। सीरीज मोटर का मेनली एग्जांपल आपको याद रखना है क्रेन्स एंड हॉइस्ट, ये याद रखना है, और ट्रॉलीज, ये भी आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। एलिवेटर्स जनरली हम सीरीज मोटर प्रेफर नहीं करते हैं वहां पे, ठीक है? यहां पे लिखा हुआ है, उसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो फिर क्या करते हैं एलिवेटर में? कंपाउंड मोटर, डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो है उसको हम प्रेफर करते हैं एलिवेटर में, पंचेस में, शीयर्स में, या रोलिंग मिल्स में। और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका नहीं है, ठीक है? तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन, तो इसमें पूछ रहा है शंट मोटर का एप्लीकेशन कौन सा नहीं होगा? क्या एलिवेटर्स होगा? नहीं होगा। ब्लोअर्स एंड फैन, रेसिप्रोकेटिंग पंप, मशीन टूल्स, सब हो जाएगा, क्योंकि शंट मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए, अगर आप स्पीड वर्सेस टॉर्क के कर्व की बात करेंगे मोटर के अंदर, तो शंट मोटर में क्या होता है? जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता है या लोड बढ़ता है, स्पीड में थोड़ा 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 गिरावट आती है। आपको पता है ना, ड्रूपिंग करके सुना होगा आपने। हाँ, तो ये देखिए, ये रहा शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक। थोड़ी सी इसमें क्या है? ड्रूपिंग है, ड्रूपिंग। बिल्कुल सही बात सर। फिर सीरीज मोटर में क्या होता है? सीरीज मोटर में इन स्पीड और टॉर्क हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। तो ये देखिए, हाइपरबोलिक ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है? ओके सर, ये सीरीज हो गया। फिर इसके बाद मेरे भाई आपका बचता है क्या? क्यूमुलेटिव कंपाउंड। तो क्यूमुलेटिव का ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया? क्यूमुलेटिव किसके बीच में आता है? क्यूमुलेटिव फंसा रहता है भाई शंट के और सीरीज के बीच में। कंपाउंड है ना, नाम में कंपाउंड है, तो शंट और सीरीज के बीच में ग्राफ हमेशा बनता है क्यूमुलेटिव का। तो क्या आ जाएगा? बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट एंड सीरीज मोटर। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मस्त। चलिए देखिए, यहां पे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। तो थोड़ा धैर्य रख के, सांस लेके आपको हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। पढ़ते हैं। कम्यूटेटर जरूरी है
एज पार्ट ऑफ ए डीसी मोटर टू कीप द आर्मेचर इन सेम डायरेक्शन। सही बात भाई, अगर आपको मोटर में सेम डायरेक्शन में टॉर्क चाहिए, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क चाहिए, तो किसका प्रयोग करते हैं? कम्यूटेटर का। वही कह रहा है, ठीक लिखा है ये तो। कम्यूटेटर इज नेसेसरी इन डीसी जनरेटर टू प्रोड्यूस यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज। ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है कि कम्यूटेटर एसी ईएमएफ को डीसी में बदल देता है जनरेटर में। सही बात। डी क्या कह रहा है? ब्रशेस आर यूजुअली मेड ऑफ कार्बन एंड डू नॉट रोटेट। बिल्कुल सही बात है, ब्रशेस स्टेशनरी होती हैं। लेकिन सी क्या कह रहा है? फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज हाउस्ड इन स्लॉट्स। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। फील्ड वाइंडिंग तो पोल्स के ऊपर होती है। किसके ऊपर? पोल के ऊपर होती है। तो आंसर हो जाएगा सी। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट थे। स्पीड अगर इंक्रीज करें डीसी मोटर की, मतलब क्या कह रहा है? सॉरी ये कह रहा है स्पीड अगर मोटर की इंक्रीज होते जा रही है। एक बाइक पे 2 आदमी बैठे थे, 50 पे चल रही थी, 3 आदमी हो गए 80 में भागने लगे, 4 इंसान हो गए तो भाई 120 पे भागने लगी। हे भगवान, ये कैसी मशीन है? तो भाई ऐसा ही होता है डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर में। जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो मोटर की स्पीड भी बढ़ती जाती है। अब ये कैसे हो रहा है? तो देखो, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। बिल्कुल होता है। यहां पे मैं नेट फ्लक्स लिखना चाहूंगा। और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या होता है? डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर में फ्लक्स क्या होता है मित्रों? फाई नेट बराबर शंट फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स। हाँ या ना? करेक्ट बात। अब होगा क्या मेरे भाई? जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो जो लाइन से करंट, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, अगर मैं एक ऐसा बना लूं, इसका डायग्राम अगर बना दिया तो आपके दिमाग में पूरा परमानेंटली बस जाएगा कैसे होती है चीजें। देखो भाई, मैंने यहां पे क्या किया है, एक सीरीज वाइंडिंग ये लगाई है, एक शंट वाइंडिंग ये लगाई है। अब लोड कहां कनेक्ट होगा? लोड तो कनेक्ट होगा सर मोटर से। ये मोटर से लोड कनेक्ट होगा, है ना? ये डीसी मोटर है, इससे लोड कनेक्ट होगा आपका घूमने वाला। ठीक है सर। तो जब ये लोड ज्यादा होगा तो इसमें जो करंट है वो ज्यादा आएगा। लोड बढ़ेगा तो करंट ज्यादा ड्रॉ होगा आर्मेचर में। समझे? सही बात। अब मतलब क्या हुआ? लोड करंट बढ़ेगा तो सीरीज करंट बढ़ेगी, और सीरीज करंट बढ़ेगी तो सीरीज का फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। और देखो यहां से सीरीज का फ्लक्स बढ़ गया तो ये जो नेट फ्लक्स है ये घट जाएगा। ओवरऑल फ्लक्स क्या होता जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि दोनों डिफरेंशिएट है ना, माइनस है बीच में। तो सीधी सीधी सी बात ये समझो, लोड बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, नेट फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा, और इसकी वजह से स्पीड आपकी इंक्रीज होती जाएगी लोड बढ़ने के साथ साथ। इसीलिए आंसर हो जाएगा यहां पे डिफरेंशियली कंपाउंड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके से। ये होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का कर्व। ये है करंट, या फिर यहां पे टॉर्क भी लिख सकते हैं, और ये है आपकी स्पीड। तो स्पीड वर्सेस टॉर्क कर्व है ये, स्पीड वर्सेस करंट इस तरीके से बनता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को हम किसी भी जगह यूज नहीं करते। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तो यहां पे आपको दे रखा है सीरीज मोटर और शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 4 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है क्या, कि टॉर्क और करंट का ग्राफ शंट मोटर में और सीरीज मोटर में कैसा होता है। देखिए, शंट मोटर में टॉर्क और करंट का ग्राफ कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। शंट मोटर में होता है मेरे भाई इस तरीके से। क्यों होता है? क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू हो जाता है फ्लक्स इनटू करंट, और प्रोपोर्शनल टू हो जाता है आईए। क्योंकि शंट मोटर में फ्लक्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और यहीं पे अगर हम बात करेंगे टॉर्क वर्सेस करंट का ग्राफ ऑफ सीरीज मोटर, तो वो क्या होता है दोस्त? टॉर्क वर्सेस करंट ग्राफ ऑफ सीरीज मोटर होता है बहुत ही स्पेशल, थोड़ा ऐसा पैराबोलिक और फिर बाद में जाके लीनियर। ये क्या हुआ? क्योंकि यहां पे आ जाता है मेरे भाई सैचुरेशन। क्या आ जाता है? सैचुरेशन। अब ये कैसे? देखो, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू आईए होता है। बिल्कुल होता है। सीरीज मोटर में फ्लक्स भी करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी करंट जाएगी उतना ही फ्लक्स पैदा होगा, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आईए स्क्वायर हो जाता है। ये है बिफोर सैचुरेशन। बिफोर सैचुरेशन। लेकिन जब सैचुरेशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स हमारा
कांस्टेंट, फाई इज कांस्टेंट, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया दोस्त तो फिर टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल रह जाएगा, सिर्फ IA के। तो ये वाला ग्राफ क्या हो गया, लीनियर यहां पे। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये ग्राफ दे रखा है 3, ये क्या है, टॉर्क वर्सेस करंट ऑफ शंट मोटर, तो आंसर हो गया बी का हो गया 3। और यहां से अगर आप देखोगे तो टॉर्क वर्सेस करंट 2 वाला ग्राफ किसका हो गया, टॉर्क वर्सेस करंट ऑफ सीरीज मोटर मतलब 2। तो देखिए कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, बी का 3 डी का 2, बी का 3 डी का 2, आंसर हो गया सी। बाकी की ओर देख लीजिए, ये जो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसका है, शंट मोटर का, स्पीड वर्सेस टॉर्क ग्राफ, शंट मोटर। एंड ये जो ग्राफ आपको दे रखा है मेरे भाई, ये वाला 1 वाला, ये तो सबको पता है सीरीज मोटर के स्पीड का ग्राफ है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ डीसी मोटर टू स्टार्ट विद अ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। एक प्रैक्टिकल डेटा वाला बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, DOL स्टार्टर से कितने रेटिंग तक की मोटर चालू कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो आपने शायद पहले नहीं देखी होगी कभी। देखिए तीनों के तीनों स्टार्टर्स का कंपैरिजन देखिए, एक होता है DOL, एक होता है स्टार डेल्टा, एक होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। सर ये तीनों तो इंडक्शन में स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे तो डीसी का क्वेश्चन है, तो भाई डायरेक्ट ऑनलाइन तो हम कर सकते हैं ना। यहाँ पे स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफॉर्मर नहीं करेंगे तो क्या हुआ, डायरेक्ट ऑनलाइन तो लगाएंगे, लेकिन रेटिंग सबकी सेम है। तो देखिए DOL होता है अप टू 5 हॉर्स पावर की मोटर तक के लिए, स्टार डेल्टा होता है 5 से लेके 20 तक, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर होता है 20 हॉर्स पावर से ज्यादा की अगर मोटर हो तब यूज करते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कोई करंट डिक्रीज नहीं होती है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन, डायरेक्ट ही लगा दिया। स्टार डेल्टा में करंट 1/3 कम हो जाती है, और यहां पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में किस पे डिपेंड करता है, टैपिंग पे डिपेंड करता है, करंट का रिडक्शन टैपिंग पे। तो जिस तरीके की चाहिए वैसा करंट रिड्यूस हो जाएगा। DL सबसे सस्ता है, स्टार डेल्टा और महंगा है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर सबसे ज्यादा महंगा है, ठीक है। और यहां पे लास्ट पॉइंट है कि DOL में क्या करते हैं, मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। स्टार डेल्टा में क्या होता है, मोटर को पहले स्टार में लगाते हैं बाद में डेल्टा में लगाते हैं, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हमें जिस तरीके से टैपिंग चाहिए होती है वो टैपिंग हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस। यहां पे DOL के बारे में पूछा था, आंसर हो जाएगा 5 हॉर्स पावर। एक चीज और याद रखना, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट, आई होप सबको पता तो है ही। तो 5 हॉर्स पावर देखोगे तो लगभग 3.75 किलोवाट आ जाता है। तो भाई इसको भी आप याद रख लीजिएगा, 3.75 किलोवाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये एक बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 1200 आरपीएम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ डीसी मशीन है 200 वोल्ट दोस्त, और आर्मेचर करंट है 15 एम्पियर की। टॉर्क के बारे में पूछ रहा है, टॉर्क कितना होगा। तो यार देखो आपको भाई वोल्टेज भी दे रखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दे रखा है, और करंट भी दे रखा है, तो हम पावर तो निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पावर बराबर होता है ईएमएफ इंटू करंट। तो भाई क्या लिखेंगे, 200 इंटू 15, यह आ गया पावर वॉट में। तो सर पावर बराबर एक और चीज होती है क्या, सर स्पीड इंटू टॉर्क भी होता है, बिल्कुल। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, सर पावर अपॉन स्पीड। पावर है 200 इंटू 15, और स्पीड कितनी होती है दोस्त, 2π/60 इंटू n, और n दे रखा है आपको 1200। n कितना दे रखा है मेरे भाई, 1200 दे रखा है। तो बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 23.8 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए भाई ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और आपको ये पेपर से पहले याद रख के जाना ही जाना है। यहां पे स्पीड कंट्रोल के बारे में बात की है। स्पीड कंट्रोल के 3 मेथड होते हैं, एक फ्लक्स कंट्रोल, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, एक आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। फ्लक्स कंट्रोल रेटेड से ज्यादा स्पीड के लिए यूज होता है, और बाकी के दोनों आर्मेचर वोल्टेज एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस रेटेड से कम स्पीड करने के लिए यूज होते हैं। अगर आपको रेटेड से कम चाहिए तब इनका एक ग्राफ भी बनता है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए ये ग्राफ को देखिए, यहां पे ग्राफ क्या बन रहा है भाई, यहां पे जो ग्राफ बन रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ये देखिए ये है टॉर्क, फिर टॉर्क डिक्रीज हो गया, ये है पावर पहले इंक्रीज हो रही है, फिर पावर कांस्टेंट हो गई। तो अगर इस रीजन में देखेंगे तो पावर कांस्टेंट है, इस रीजन में देखेंगे तो टॉर्क कांस्टेंट है। पहले कांस्टेंट टॉर्क है, बाद में कांस्टेंट पावर है।
ये है रेटेड स्पीड। यहां पे स्पीड रेटेड से ज्यादा है, यहां पे स्पीड रेटेड से कम है। अभी मैंने बताया कि रेटेड से कम पे कौन सी मेथड होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल भी होता है। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल भी आ जाएगा यहां पे, है ना? यस सर। तो भाई इन दोनों मेथड में आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल एंड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट टॉर्क है। टॉर्क कांस्टेंट रहता है। और फ्लक्स कंट्रोल मेथड में, हमारे फ्लक्स कंट्रोल मेथड में क्या कांस्टेंट रहता है दोस्त? पावर कांस्टेंट रहती है। ये आपको याद करना ही करना है। मैं इसको एक तरीका और समझाता हूं आपको, कैसे आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। देखो यार, टॉर्क क्या होता है? फ्लक्स इनटू करंट के प्रोपोर्शनल होता है ना? अगर तुम फ्लक्स कंट्रोल मेथड की बात करोगे तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड में फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब फ्लक्स को वेरी करेंगे। फाई वेरीज, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। और फाई वेरी करेगा तो टॉर्क तो वेरी होगा ही होगा, टॉर्क वेरीज। तो इसीलिए हम याद रख सकते हैं क्या? ये मेथड है हमारा कांस्टेंट पावर मेथड। कांस्टेंट पावर, बात समझ में आई कि नहीं? मजा आ गया सर, मजा आ गया। समझे भाई? तो इस तरीके से आपको याद रखना है, फ्लक्स कंट्रोल में टॉर्क वेरी होगा तो कांस्टेंट पावर, बाकी दोनों में कांस्टेंट टॉर्क। काम खत्म। क्वेश्चन क्या कह रहा था? यहां पे देखिए, जब तक बेस स्पीड नहीं आई है तब तक क्या है? कांस्टेंट पावर है, कांस्टेंट टॉर्क है। ये देखिए, जब तक बेस स्पीड नहीं आई है तब तक कांस्टेंट टॉर्क है। तो पहले बोल रहा है इट इज सुइटेबल फॉर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव टिल बेस स्पीड एंड कांस्टेंट पावर बियॉन्ड बेस स्पीड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलो भाई, अगला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत ही बच्चों जैसा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क और स्पीड एक दूसरे से कैसे रिलेशन में रहते हैं। तो सिंपल सी बात भाई, मैंने काफी बार बता दिया। अब तो पावर बराबर स्पीड इंटू टॉर्क होता है। अगर पावर को फिक्स कर दें तो टॉर्क और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। ओमेगा 2πn/60 होता है। तो आप खुद यहां पे ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन देख सकते हैं। तो टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो गया, बस। तो T2/T1 बराबर N1/N2। तो T2 कितना हो जाएगा? T1 बराबर हो जाएगा 200। स्पीड पहले थी आपकी 25, अब हो गई है स्पीड 20। तो यह आ गया 10/250 न्यूटन मीटर। हो गया काम खत्म इस क्वेश्चन का। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए फिर से, अरे यार ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल सेम की सेम है कि डीसी मोटर को शुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट स्टार्टर। बोलो बोलो, क्यों नहीं करना चाहिए? आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, उसकी वजह से करंट काफी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल याद आ गया है आपको, मुझे मालूम है, आपके चेहरे पे हंसी मुझे दिख रही है। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई। यहां पे क्या है? एग्जैक्ट एफिशिएंसी नहीं निकल पाई, यहां पे अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी की बात करिए। किसकी अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी? तो डीसी मशीन के बारे में ये आप याद रख लीजिए कि जो अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी होता है, ये होता है भाई EB/VT इंटू 100%। बस ये फॉर्मूला लगा दो और इस क्वेश्चन से छुटकारा पाओ। तो देखो, बैक ईएमएफ आपको दे रखा है कितना? 160 अपॉन सप्लाई वोल्टेज है 200 इंटू 100। तो ये आ गया भाई 8, ये गया 10 बार में 20 इंटू 10 200, आ गया 80%। कितनी एफिशिएंसी आ गई? 80% एफिशिएंसी आ गई। अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी कहते हैं इसे। अब देखिए यार, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन ही है जो स्टार्टर का है। कह रहा है कि कौन सी वो इंस्टेंट है जिसपे डीसी मोटर का करंट मैक्सिमम होगा। तो डीसी मोटर के करंट की हम इक्वेशन लिख लेते हैं। आप सबको ये इक्वेशन तो आती ही होगी, EB/VT - IaRa। हाँ सर आती है। तो IaRa क्या हो जाएगा सर? VT - EB हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो Ia कितना हो जाएगा दोस्त? VT - EB/RA हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गई करंट। अब आप ही देखिए भाई, क्या आप इस सप्लाई वोल्टेज को कोई चेंज कर सकते हैं? इसका कुछ उखाड़ सकते हैं? हमसे तो ना हो पाएगा। क्या वाइंडिंग की रेजिस्टेंस का कुछ उखाड़ सकते हैं? जी नहीं। तो किसका उखाड़ सकते हैं? बैक ईएमएफ का। हम कैसे उखाड़ेंगे? मोटर उखाड़ेगी। क्या उखाड़ेगी? अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो बैक ईएमएफ को घटाना पड़ेगा।
और बैक ईएमएफ मिनिमम होता है, जीरो वैल्यू होती है कब? शुरुआत में, स्टार्टिंग पे। मोटर जब चालू हो रही होती है तब बैक ईएमएफ की वैल्यू जीरो होती है, हाँ या ना? अरे सर ये बात तो एकदम सही कही आपने। तो भाई एट स्टार्टिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? बैक ईएमएफ जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्मेचर करंट आ जाएगी VT अपॉन RA, मतलब मैक्सिमम, राइट? सो क्या हो जाएगा? आर्मेचर करंट इज मैक्सिमम व्हेन मोटर हैज जस्ट स्टार्टेड मूविंग। मोटर ने जस्ट चलना स्टार्ट किया हो, मूव होना स्टार्ट किया हो, ठीक है? स्टार्टिंग के टाइम पे करंट मैक्सिमम होती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एक्चुअली में यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए नहीं है। यहां पे ये पूछा है किस किस के बीच में ग्राफ बनता है। तो किसी भी डीसी शंट मशीन में जनरेटर के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं भाई नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो नो लोड मतलब क्या? नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट, बस ये भी नो लोड का और ये फील्ड करंट, इनके बीच में ग्राफ होता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो भी ईएमएफ जनरेट हुआ लोड डालने के बाद। लोड के पहले ईएमएफ एक अलग, लोड डालने के बाद जो ईएमएफ आया वो ये, वर्सेस आर्मेचर करंट, ये होता है दोस्त इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और आपके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे? जो मोटर के लोड पर वोल्टेज मिलता है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस लोड करंट अगर बनाओगे तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। चलिए आपको एक ग्राफ भी दिखाता हूं शंट जनरेटर का। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहां पे ये दोस्तों, ये जो है आपका नो लोड की लाइन है। किसकी लाइन है? नो लोड ईएमएफ की लाइन है। तो ये है आपका नो लोड ईएमएफ, ई नॉट, नो लोड, ठीक है? अब अगर लोड डाल दिया तो कुछ ना कुछ आर्मेचर रिएक्शन होगी, तो उसकी वजह से फ्लक्स डिक्रीज होगा, ईएमएफ थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो उसके बाद जो ग्राफ बना वो ये बना, ये वाला भाई। ये जो ग्राफ बना है ये बना है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए क्या है ये? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाला, है ना? ये है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर इसके बाद जब आपका ईएमएफ आ गया तो करंट फ्लो होगी और रेजिस्टेंस वगैरह में वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उसके बाद कहां वोल्टेज पहुंचेगा? टर्मिनल पे पहुंचेगा। तो फिर आपका ग्राफ जो बनता है वो कुछ ऐसे बनता है एक डीसी शंट जनरेटर में, समझिए? और ये ग्राफ क्या कहलाया भाई? ये ग्राफ आपका कहलाएगा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा वाला ग्राफ? ये वाला, है ना? ये वाला ग्राफ। सबसे नीचे वाला ग्राफ आपका एक्सटर्नल और उससे ऊपर वाला ग्राफ इंटरनल, समझ गए? तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ पूछा था, मतलब बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहां पे बोला है कि भाई पहले आपके पास टॉर्क 150 न्यूटन मीटर था, इसी ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए 10% रिडक्शन आ गया फ्लक्स में, तो नया फ्लक्स कितना हो गया? 0.9 ऑफ 51। 50% इंक्रीमेंट आ गया आर्मेचर करंट में, तो IA2 कितनी हो गई दोस्त? सर IA2 तो हो गई 1.5 IA1, और इसकी वजह से नया टॉर्क क्या होगा? तो T प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स इनटू करंट के, बिल्कुल। तो T2 अपॉन T1 कितना हो जाएगा? 52 अपॉन 51 इंटू IA2 अपॉन IA1। चलिए इसे और आगे सॉल्व करते हैं। T2 बराबर T1 कितना दे रखा है सर? 150। 52 अपॉन 51 हो जाएगा 0.9, IA2 अपॉन IA1 हो जाएगा 1.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे दोस्त तो ये आ जाएगा 202.5 न्यूटन मीटर। आंसर हो जाएगा बी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब देखिए, यहां पे एक थोड़ा सा दिमाग घुमाने की उसने कोशिश की है कि अगर क्यूमुलेटिव मोटर में आप किसी एक वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दो, सीरीज वाइंडिंग को, तो क्या होता है? तो क्या आप सब जानते हैं एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का नेट फ्लक्स क्या होता है? बिल्कुल जानते हैं। क्या होता है भाई? तो सर शंट प्लस सीरीज होता है। क्या होता है? शंट प्लस सीरीज। अगर मैंने सीरीज फ्लक्स को 0 कर दिया, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? उसके अक्रॉस एक लो रेजिस्टेंस का वायर लगा दिया। तो जैसे ये एक सीरीज मोटर वाइंडिंग है, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया? ऐसे एक वायर लगा देना। तो जो भी करंट ऊपर से आ रही थी वो करंट पूरी यहां चली जाएगी, इसमें से करंट जाएगी 0 एम्पियर, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर फ्लक्स 0 हो गया तो फिर नेट फ्लक्स क्या बचा आपके पास? केवल शंट फ्लक्स बचा।
इसका मतलब आपका फ्लक्स क्या हुआ ओवरऑल, नेट फ्लक्स। तो अगर मैं बात करूं देयरफॉर जो नेट फ्लक्स है वो क्या हुआ भाई, डिक्रीजेस। पहले दोनों ऐड हो रहे थे, अब कम हो गया। तो स्पीड क्या होती है सर, स्पीड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होती है। तो भाई फ्लक्स डिक्रीज तो स्पीड हो गई आपकी इंक्रीज, क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो सीरीज फील्ड शॉर्ट सर्किट कर दी तो स्पीड आपकी इंक्रीज हो गई। ओके चलिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमेशा इसको याद रखने में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये टॉपिक ही नहीं समझ में आता, ये लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप वाला। चलो मैं आपको एक ऐसा फिगर दिखाता हूं जिसको देख के आपको मजा आ जाएगा। देखो भाई, एक चीज याद रखो, क्या सर, जनरेटर क्लॉकवाइज, मोटर एंटी क्लॉकवाइज। याद हुआ नहीं क्या, जनरेटर क्लॉकवाइज, मोटर एंटी क्लॉकवाइज। जनरेटर हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है, जो रेफरेंस डायरेक्शन हम लेते हैं, और मोटर की रेफरेंस डायरेक्शन लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जनरेटर अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमेशा याद रखिए क्या, कि भाई जिस भी पोल में वो आएगा, एंटर करेगा, जिस भी पोल में जनरेटर एंटर करेगा, उसका रोटर एंटर करेगा, पहले टकराएगा, उसे कहेंगे आगे वाला पोल, और जहां से निकल के जाएगा उसे कहेंगे पीछे वाला पोल। आगे वाला पोल लीडिंग, पीछे वाला पोल ट्रेलिंग। जैसे कि जनरेटर मान लीजिए आपका ऐसे घूम रहा है, गोल 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 गोल, ऐसे रोटर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो इस पोल में जब आया तो पहले इस पे टकराया, तो ये हो गया आगे वाला मतलब लीडिंग, और जब रोटर इधर से बाहर निकला तो इसको छोड़ के चला गया, पीछे वाला है ये, तो ट्रेलिंग। अब घूमा तो इस पे आके टकराया तो ये लीडिंग, और इसको छोड़ के चला गया तो ये ट्रेलिंग। और अगर यहीं पे उल्टा घुमाता तो क्या होता, देखो अगर उल्टा घूमेगा तो भाई ये लीडिंग इसको छोड़ के जाएगा तो ट्रेलिंग, ये वाला लीडिंग इसको छोड़ के जाएगा तो ट्रेलिंग। तो आप अगर नोटिस कर रहे हो तो जनरेटर और मोटर दोनों में लीडिंग और ट्रेलिंग अपोजिट होता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो जनरेटर में क्या होता है, ट्रेलिंग पोल टिप यहां पे, मैं इसको नीचे बनाता हूं, देखिए यहां पे आप देखेंगे तो ट्रेलिंग पोल टिप यहां, ट्रेलिंग पोल टिप यहां। और मोटर में क्या होता है, यहां पे ट्रेलिंग की जगह लीडिंग पोल टिप हो जाता है। क्या हो जाता है, लीडिंग पोल टिप। समझ गए। तो ये है भाई जनरेटर के लिए, और ये है भाई मोटर के लिए। अब आपको एक रूल याद रखनी है। क्या याद रखनी है, देखिए दोस्तों, जनरेटर में हमेशा ये याद रखना, इस डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज होता है, इस डायरेक्शन में फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज। तो जनरेटर में ट्रेलिंग पे इंक्रीज होगा, जनरेटर में ट्रेलिंग पे फ्लक्स ज्यादा आएगा, और मोटर में लीडिंग पे फ्लक्स ज्यादा आएगा, मोटर में लीडिंग पे फ्लक्स ज्यादा आएगा। ये देख लो, जनरेटर में ट्रेलिंग पे मैग्नेटाइजेशन, मोटर में लीडिंग पे मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि लीडिंग ये रहा, लीडिंग ये रहा, ट्रेलिंग ये रहा, ट्रेलिंग ये रहा। चलो एक और बार रिवाइज करा देता हूं, फाइनल बार। यहां ट्रेलिंग जनरेटर में, मोटर में यहां लीडिंग, यहां लीडिंग। तो जनरेटर में ट्रेलिंग पे मैग्नेटाइजेशन, मोटर में लीडिंग पे मैग्नेटाइजेशन, और डीमैग्नेटाइजेशन इनके अपोजिट पे हो जाएगा। तो पूछ रहा है मोटर में क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो मतलब ज्यादा फ्लक्स कब होगा, लीडिंग पे होगा, अंडर लीडिंग पोल टिप। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए दोस्तों, एक और सबसे ज्यादा गलत करने वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का, कि भाई डीसी मशीन में तो करंट डीसी होती है, तो लगाओ फटाफट आगे बढ़ जाओ। ये क्या क्वेश्चन है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कंसेप्चुअल चीजों पे। क्या सर, देखो भाई, डीसी मोटर के अंदर अगर आपने दो सप्लाई प्रोवाइड करी, मान लीजिए यहां से करंट फ्लो ना स्टार्ट हुई, तो करंट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आके वापस अपने वापस जगह पे आ गई। तो करंट ने एक ऐसा पाथ बनाया। तो इससे क्या समझ में आया, देखो पहले करंट कहां जा रही है, अगर मैं इस कंडक्टर को देख लूं, ए बी वाले को, पहले करंट जा रही है बी से ए, करंट जा रही है बी से ए, करंट जा रही है बी से ए। लेकिन जैसे भी जब ये कंडक्टर आपका रिवर्स हुआ, आपका 180 डिग्री घूमा, आधा हाफ साइकिल घूमा, तो क्या हुआ भाई, यहां पे ए से बी हो जाएगा, और सी टू डी यहां आ जाएगा घूम के, पहले ऐसे था फिर घूम गया, सी डी यहां। तो अब जो करंट है, देखो करंट की डायरेक्शन तो सेम ही है, लेकिन कंडक्टर के अंदर करंट अब ए टू बी है, तो पहले बी टू ए और अब ए टू बी।
समझे क्या मतलब? पहले कंडक्टर में करंट कितनी जा रही है, पहले इस डायरेक्शन में जा रही है बी टू ए, और फिर करंट जा रही है ए टू बी। तो क्या करंट ने अपने डायरेक्शन चेंज किया? बिल्कुल किया। मतलब कैसी करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट। समझे मेरे भाई? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? करंट फ्लोइंग इन दी कंडक्टर्स ऑफ ए डीसी मोटर इज एसी। कंडक्टर में अंदर जाती है एसी करंट, एसी करंट फ्लो करती है। चलिए, ये तो यार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सीरीज मोटर के अंदर सैचुरेशन से पहले तक ग्राफ कैसा रहता है? देखिए इस तरीके से रहता है, और सैचुरेशन आने के बाद ग्राफ लीनियर हो जाता है। पहले टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, मतलब बाद में प्रोपोर्शनल टू करंट, और उससे पहले सैचुरेशन से पहले टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें पैराबोला अप टू फुल लोड और स्ट्रेट लाइन आफ्टर एट ओवरलोड। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन मस्त वाला स्टार्टर का। 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, इन दोनों को हम शंट में यूज करते हैं और कंपाउंड में यूज करते हैं। सीरीज में हम 2 पॉइंट करते हैं, 2 पॉइंट। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट शंट और कंपाउंड में। चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये देखिए डायग्राम, ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। सर कैसे पता लगाया? ये देखो भाई, एक पॉइंट ये रहा एल, दूसरा पॉइंट ये रहा एफ, तीसरा पॉइंट आपका ये रहा ए फॉर आर्मेचर, एफ फॉर फील्ड, एल फॉर लाइन। अगर ये स्विच क्लोज हो गया तो करंट ये ऐसे जाएगा, तो करंट आपकी यहां से फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, ऊपर जाएगी, इस वाइंडिंग में जाएगी, ऐसे जाएगी, और फिर यहां से होते हुए आपकी इसमें होते हुए आगे जाएगी। ठीक है, हैंडल को होते हुए। तो अगर आप नोटिस करें तो करंट कहां से होते हुए जा रही है? इस ओवरलोड कॉइल से होते हुए जा रही है। होगा क्या? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके ऊपर वायर, मतलब एक सोलेनोइड है उसके ऊपर वायर लपेटा है। तो जब बहुत ही ज्यादा करंट आएगी यहां से, तो इसमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी कि इस वाली प्लेट को ये क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। और जब इस वाली प्लेट को अट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों, इसमें ये जो ट्राइंगल है ये टच हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। और जब दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो उससे होगा ये कि इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, इस वाली कॉइल में कोई भी करंट नहीं जाएगा। और आप सबको पता है ये क्या कॉइल होती है? होल्ड ऑन कॉइल होती है। ये कैसी कॉइल होती है मेरे भाई? होल्ड ऑन कॉइल। तो और अगर सर होल्ड ऑन कॉइल में कोई करंट नहीं गया तो ये स्टार्टर हैंडल को रिलीज कर देगी। एक और बार रिपीट करता हूं, जब सप्लाई से बहुत हैवी करंट आएगा तो इस वाली मैग्नेट की वजह से, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये वाली प्लेट ऊपर चली जाएगी, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, इसमें नो करंट, इसकी वजह से स्टार्टर हैंडल छूट जाएगा। ये डिसएडवांटेज होता है 3 पॉइंट स्टार्टर का। क्वेश्चन पूछा था कि ओवरलोड रिलीज कॉइल ऑपरेट करती है कब? जब उसमें से कौन सी करंट पास करे या लिमिट के ऊपर चली जाए। तो भाई आप ही ने देखा ओवरलोड करंट में, ओवरलोड रिलीज के लिए लाइन करंट रिस्पॉन्सिबल है जो सप्लाई से आ रही है। सो लाइन करंट की दिक्कत है यहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 4 पॉइंट स्टार्टर का। तो 4 पॉइंट स्टार्टर को शंट मोटर में क्यों यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं? तो भाई मैंने अभी बताया ना 3 पॉइंट में क्या डिसएडवांटेज होता है। क्या होता है कि भाई इसमें ये छूट जाता है ओवरलोड की वजह से। एक और दिक्कत क्या है कि अगर ये फील्ड वाइंडिंग जो है, ये फील्ड वाइंडिंग, अगर इसमें लेस करंट हो जाए, क्या हो जाए? लेस करंट। अगर ये फील्ड वाइंडिंग में करंट कम हो गया तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है होल्ड ऑन कॉइल का, वो भी कम हो जाएगा। तो ये हैंडल को पकड़ के नहीं रख पाएगी और हैंडल को छोड़ देगी। तो आपने एक स्पीड कंट्रोल का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। किसका? फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स कंट्रोल मेथड आज ही तो बताया आज के लेक्चर में, फ्लक्स कंट्रोल मेथड है ना। इसको क्यों यूज करते हैं? स्पीड ग्रेटर देन रेटेड के लिए, है ना। यस सर। तो मेरे भाई अगर आप इस मेथड को अप्लाई करना चाहोगे तो फ्लक्स कंट्रोल करने के लिए आपको फील्ड वाइंडिंग की करंट को कम करना पड़ेगा। तो अगर आपने कम करंट भेजी तो 3 पॉइंट स्टार्टर में हो जाएगी नौटंकी। ये तो होल्ड ऑन कॉइल रिलीज कर देगी हैंडल को। इसीलिए 3 पॉइंट स्टार्टर में फ्लक्स कंट्रोल मेथड को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए लाया गया 4 पॉइंट स्टार्टर। तो आप देखिए यहां पे फील्ड वाइंडिंग अलग है और एक और पॉइंट लाया गया अलग से एन। तो यहां पे क्या किया गया?
ये जो है इसको सप्लाई दे दी गई है किससे भाई, देखो ये सप्लाई दी गई है यहां से, क्लियर है। और फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन अलग कर दिया है, यहां पे फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन देखो अलग कर दिया है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का होल्ड ऑन कॉइल का और फील्ड वाइंडिंग को अलग अलग कर दिया है। तो फील्ड वाइंडिंग में भले करंट कम हो या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए यहां पे हो जाएगा आपका 4 पॉइंट स्टार्टर में हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ स्पीड जब हमें करनी हो, स्पीड चेंज करनी हो तो यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आई होप ये डिटेल डिस्कशन आपको पूरा समझ में आ रहा है। और यहां पे आ जाते हैं एक और टेस्ट का क्वेश्चन। तो भाई हॉपकिंसन टेस्ट और स्विनबर्न्स टेस्ट तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन आपने ये वाला टेस्ट सुना है, एकदम रिटार्डेशन टेस्ट, और पेपर में ये कई बार आया भी है। देखिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं अलग अलग, मैंने सारे के सारे इस टेबल में लिख दिए हैं, मजा आ जाएगा, देखते हैं। देखो भाई स्विनबर्न्स टेस्ट नो लोड टेस्ट होता है, कांस्टेंट लॉस निकालते हैं। रिटार्डेशन टेस्ट रनिंग डाउन टेस्ट होता है, स्ट्रे लॉसेस ऑफ डीसी शंट मशीन निकालते हैं। स्ट्रे लॉसेस मतलब आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस, आंसर हो जाएगा डी। और भी टेस्ट देखते हैं। हॉपकिंसन टेस्ट फुल लोड टेस्ट भी कहलाता है, रीजनरेटिव भी कहलाता है और हीट रन टेस्ट भी कहलाता है। तो एक चीज याद रखना, स्विनबर्न्स होता है नो लोड पे, हॉपकिंसन होता है मेरे भाई फुल लोड पे। हॉपकिंसन को यूज क्यों करते हैं, हॉपकिंसन को हम यूज करते हैं मेरे दोस्त परफॉर्मेंस ऑफ मशीन पता करने के लिए और टेम्परेचर राइज पता करने के लिए। फिर आता है सीरीज मोटर का टेस्ट, दैट इज फील्ड टेस्ट, इससे सीरीज मोटर के लॉसेस निकालते हैं, सीरीज मोटर के। और फिर आता है एक ब्रेक टेस्ट, ये डायरेक्ट टेस्ट के नाम से भी फेमस है, और इसमें निकालते हैं छोटे मोटर की एफिशिएंसी। फिर ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो सबको पता रहता है, कोर लॉस ओपन सर्किट से और कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट से। तो इसका आंसर तो डी हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्पीड रेगुलेशन का। स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला यहां पे आपको याद होना था, बस और कुछ नहीं। क्या होता है डीसी मशीन का स्पीड रेगुलेशन, सर ये होता है नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड, और डिनोमिनेटर में जो आता है भाई वो फुल लोड आता है, याद रखना भाई, ठीक है। फुल लोड स्पीड, तो नो लोड दे रखा है 1500 और फुल लोड दे रखा है 1450 डिवाइड बाय 1500, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3.44%। आंसर इज ए। ओके चलिए दोस्तों, तो ये था आपका पूरा का पूरा सेशन। आई होप आपको डीसी मशीन में बहुत ही अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और अगर आपको सच में ये सेशन पसंद आया है, ये क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन पसंद आया है, तो जरूर कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले असाइनमेंट में। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं जरूर कीजिए, जितने बच्चों तक ये डेटा पहुंचेगा भाई, आप लोगों को भी उतनी ही दुआएं मिलेंगी और मेरे काम को भी उतना ही सराहना मिलेगी। थैंक यू सो मच।